नमस्कार, नॉकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बहुत वायरल कथावाचक हैं और वो बीच-बीच में भविष्यवाणियां करते रहते हैं और उनकी जो बातें हैं, उनके कारण उनकी बातें जो है वो एक सामान्य शिष्टाचार से अलग होती हैं, कभी लांघ जाती हैं, जिसके कारण वो सोशल मीडिया में बहुत वायरल हुए, उनकी निंदा आलोचना भी होती रही है। और बुंदेलखंड के एक छोटे से इलाके से निकल के अब वो धीरे-धीरे करके पूरे देश के परिदृश्य पे उन पे चर्चा होने लगी है। और अचानक इस बार जब वो कंट्रोवर्सी हुई है, तो वो ये हुई है क्योंकि उनके ऊपर एक सवाल उठ गया है और उनसे ये कहा गया है कि आप अपने चमत्कारों को साबित करिए। मेरे साथ दूसरी विंडो में जो सज्जन दिखाई दे रहे हैं, वो श्याम मानव जी हैं। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को दी है चुनौती और उनसे पूछा है कि वो जिस भी चमत्कार की बात करते हैं, उसको साबित करके दिखाएँ। तो श्याम जी से हम पूछेंगे, समझेंगे इनका जो पूरा मूवमेंट है वो क्या है और इसके पीछे क्या नीयत रही है, क्या चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत सारे आरोप उनके ऊपर भी लग रहे हैं, जवाबी आरोप लग रहे हैं। उन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और किसी नतीजे पर पहुँचने की कोशिश करेंगे। बातचीत शुरू करते हैं। श्याम जी, आपका स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद। ये आप जो कर रहे हैं, आप लोगों को चुनौतियाँ देते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप कब से कर रहे हैं? और ये क्या है पूरा जो आप करते हैं? इसके पीछे विचारधारा क्या है, सोच क्या है? मैं इसी सामान्य संस्कारों में पला बड़ा व्यक्ति हूँ। एक हिंदू जी, घर में जन्म हुआ। जी, मेरे पिताजी खुद विनोबा जी के एक तरफ सेक्रेटरी थे, उनके साप्ताहिक के संपादक थे। जी, किसान होने के कारण काफी अंधविश्वासी थे। जी, सभी प्रकार के अंधविश्वासों का मैं भुगत चुका हूँ मेरे जिंदगी में। 10वीं जी, क्लास में मैं पढ़ रहा था, मुझे भूत लगा था, कई बाबाओं का मैं भक्त था, उनकी सेवाएं करता था, मुझे सिद्धियां प्राप्त करनी थी। जी, इस सब प्रवास में काफी अंधविश्वास के कारण मेरी फैमिली और मैं भुगत चुके हैं। जी, मेरे पिताजी का एक बाबा ने, वे जिंदा थे तभी उनका श्राद्ध करवाया था सबके सामने। तो इस जी, ढंग के अंधविश्वास में अकड़ा हुआ एक आदमी मैं जी, जयप्रकाश नारायण के संगठन में दाखिल हुआ। धीरे धीरे जी, दिमाग चलना शुरू हुआ। जी, बाद में अंग्रेजी का प्राध्यापक रहा। इसके बावजूद मेरे अंधविश्वास कायम थे। नागपुर में आरएसएस का मुखपत्र है तरुण भारत, उसमें करीबन 4 साल में जुड़ा रहा। जी, लेकिन इसके बावजूद मेरे अंधविश्वास कायम थे। किर्लोस्कर प्रेस पूना में मैं नौकरी के लिए गया। उनकी परंपरा रही है बुद्धि प्रामाण्यवाद फैलाने की 60 सालों से, यानी 80 में गया था मैं तब, उसके पहले 60 सालों से। और वहां मुझे ये नए विचारों का परिचय हुआ। जी, मैं अपने आप में बहुत आध्यात्मिक प्रगति करना चाहता था। विनोबा जैसे आश्रम में काफी संबंधित रहा हूं, तो जी, इसलिए आध्यात्मिक जो भी सवाल किसी के मन में होते, सभी सवाल मेरे मन में थे। ये अंधविश्वास के बारे में जो सवाल थे, भूत, यानी मेरे जीवन में 80 तक मुझे कोई भी व्यक्ति कॉन्फिडेंटली बोलने वाला ऐसा नहीं मिला कि जो कहेगा कि चमत्कार झूठे होते हैं, भूत नहीं होता है, मंत्र तंत्र झूठा होता है, वगैरह वगैरह, ऐसा कोई मिला ही नहीं था। तो मुझे जब उस विषय का पता चला और मेरे सभी सवालों के जवाब उसमें से मिले, डॉक्टर अब्राहम कोर की बियॉन्ड गॉडमैन, गॉड्स एंड डेमन्स एंड स्पिरिट्स, ये 2 किताबें, वो भी मुझे वहां पता चली, जबकि तब डॉक्टर अब्राहम कोर जिंदा भी नहीं थे। जी, तो मुझे लगा ये विषय बहुत महत्व का है। मैं फिर से नागपुर वापस आया, तरुण भारत फिर से ज्वाइन किया और फिर पत्रकारिता में मैं ज्यादा दिन नहीं रहने वाला हूँ। ये मेरे ध्यान में आने के बाद में मुझे ये विषय इतना महत्व का लगा कि जी, पत्रकारिता ज्वाइन न करते हुए 1982 के दिसंबर में अखिल जी, भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति से ये काम हमने शुरू किया। जी, हालांकि इसके पहले जो भी इस ढंग का काम होता था, रैशनलिस्ट एसोसिएशन, मानवीय नास्तिक मंच वगैरह ढंग के काम करते थे और उनकी जी, पहली शर्त थी कि जो भगवान को मानते हैं, धर्म को मानते हैं, उनके सदस्य नहीं बन सकते। जी, महाराष्ट्र में काम करने वाली 2 परंपराएं, एक है संत परंपरा, संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत तुकाराम, तुकडोजी महाराज आज के, जिनके नाम से नागपुर यूनिवर्सिटी है, गाडगे महाराज, अमरावती यूनिवर्सिटी जिनके नाम से है। जी, ये परंपरा से मेरा बहुत नजदीक का संबंध रहा है। मेरे पिताजी वारकरी संप्रदाय के रहे हैं। मेरे घर में ज्ञानेश्वरी का निरूपण होता था, तुकाराम की गाथा हमेशा कही जाती थी। इसके बावजूद चमत्कारों से हम घिरे हुए थे। जब मैंने ये काम शुरू किया तो मेरे विदर्भ में कम से कम 11 जिलों में 200 चमत्कार करने वाले बाबा थे और उनके काफी लोगों के फोटो मेरे घर के जो मंदिर होता है उस मंदिर में लगे हुए थे। तो जी, कहने का मतलब ऐसा कि इस ढंग के वातावरण में मेरे ध्यान में आया कि जिस ढंग से मेरा नुकसान हुआ है, मेरे फैमिली का नुकसान हुआ है, शोषण हुआ है बड़े पैमाने पर, उसके बाहर हमने आना चाहिए और अपने भाई लोगों को भी इसके बाहर निकालना चाहिए।
इसलिए हमने पहली बार इस ढंग का काम शुरू किया, जो दुनिया का ये पहला संगठन है जी जी, तो कि आपके जो हिसाब से कहता है कि जी आप जो एक ऐसे कहता है कि हम जी जी जी, जो कहता है कि हम भगवान को भगवान के मानते हैं, खिलाफ नहीं है, नहीं है, लेकिन हम हम अंधविश्वास के भगवान के खिलाफ। खिलाफ नहीं है, धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो लोग धर्म के नाम पर और भगवान के नाम पर ठगी करते हैं उनको हम एक्सपोज करते हैं, और साथ में जो अलग अलग अंधविश्वास है, भूत खेत के बारे में, मंत्र तंत्र के बारे में, शरीर में भगवान आने के बारे में, उसके बारे में लोगों को समझाते हैं, उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण जागरूक करते हैं। इस ढंग से 40 सालों से हम काम करते आए हैं। ये जो जी देश में एक रैशनलिस्ट धारा थी, जो लोग तर्कशास्त्री थे, जो लोग मानते थे कि तर्क से जो सिद्ध हो, जो इस तरह के लोग थे जो मुंह में रख के कपूर की आग कैसे बुझाई जाती है, हवन में ग्लिसरीन डालने से कैसे आग लगाई जाती है, इन सब चीजों का जो लोग पर्दाफाश करते थे, जो तरह तरह जन विज्ञान जत्थे थे, 60-70 संगठन थे इस देश में, और लंबी पेरियार के जमाने से परंपरा चली आ रही थी, अंबेडकर के जमाने से परंपरा चली आ रही थी। तो वो एक जो पूरा दौर था जिसने इस देश में अंधविश्वासों को दूर करने में इस धारा ने अपनी तरफ से कोशिश की। आप उस धारा का हिस्सा हैं, लेकिन आप कहते हैं आप थोड़ा अलग हैं। नहीं, पूरी तरह से अलग है जी। और ये केवल महाराष्ट्र में रहने वाले व्यक्ति को ही सूझ सकता है। इसका कारण ऐसा है कि संत ज्ञानेश्वर से लेकर तो संत गाडगे बाबा की जो परंपरा रही है, बहुत रैशनल परंपरा रही है, लेकिन ये लोग कभी भगवान के खिलाफ या धर्म के खिलाफ नहीं बोलते थे, अंधविश्वासों के खिलाफ बोलते थे, जाति व्यवस्था के खिलाफ न बोलते हुए इंसान को इंसान बनाने की कोशिश करते थे, वर्ण व्यवस्था का उच्च नीच भेद है वो दूर करने का प्रयास करते थे। ये परंपरा बहुत अलग ढंग से काम करने वाली परंपरा रही है। आप इसके साथ जोड़ सकते हो तो स्वामी विवेकानंद जी को जोड़ सकते हो इसके साथ में। तो इस ढंग से काम करने वाली जो परंपरा थी उसके ही दायरे में अगर हम काम करेंगे। जी, तो ये आपके बारे में तो ये कहा जा रहा है कि ये तो ईसाई मिशनरियों के लिए काम करते हैं, हिंदू धर्म को बदनाम करते हैं, ये खुद ईसाई हैं, और बल्कि यहाँ तक कि ये बार-बार जो भी सवाल उठाते हैं, ये प्रश्न है आपसे और आपको उसका उत्तर देना चाहिए। बार-बार जो भी सवाल उठाते हैं वो सारे सवाल हिंदू धर्म के खिलाफ ही क्यों उठाते हैं? हिंदू धर्म क्या अंधविश्वासी क्यों दिखाई देता है? हिंदू धर्म की अंधश्रद्धा ही क्यों दिखाई देती है? ये इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? उसका जवाब तो मेरे कहने में पहले कथन में आ ही गया। जी। मैंने जब इस ढंग के अंधविश्वास अपने जीवन में भुगते हैं तो सबसे पहले तो मैं मेरा अपना घर साफ करने की कोशिश करूंगा। स्वामी विवेकानंद जी ने भी अपना घर साफ करने की पहले कोशिश की है। ये पूरा का पूरा संत संप्रदाय है जिनका नाम मैं अभी आपके सामने ले रहा था, उन्होंने भी अपना घर साफ करने की कोशिश की है। तो कहने का मतलब ऐसा, मेरा पहला जवाब तो ये है कि मैं अपने घर साफ करने की कोशिश करूंगा या फिर दूसरा कुछ करूंगा। अभी कल्पना कीजिए कि धीरेन्द्र स्वामी महाराज को आह्वान देने वाला व्यक्ति अगर जन्म से क्रिश्चियन होता या फिर मुस्लिम होता तो क्या होता। अब कल्पना कर देखिए क्या होता, क्या वातावरण देश में होता। खास कर अगर वो मुस्लिम होता तो शायद देश में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क जाए, इस ढंग की सिचुएशन तैयार हो जाती। तो ये हमारे देश का विचित्र वातावरण है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने बाकी धर्मों से ठगी करने वाले लोगों को छोड़ दिया। हमने हजारों के ऊपर, मोर देन 1000 बाबाओं को, मांत्रिकों को, शरीर में भगवान लाने वाले लोगों को, ज्योतिषियों को एक्सपोज किया, जिनमें काफी बड़े बड़े नाम भी है। अब इनमें ज्यादातर लोग हिंदू होते हैं, वो होना स्वाभाविक है। उसका कारण भी ये है कि 80% लोग हमारे देश में हिंदू लोग हैं। लेकिन यहाँ पहली बार ऐसा हुआ, नागपुर में 5 मिशनरी आए, उन्होंने चंगाई सभा आयोजित की थी कस्तूरजन पार्क में, और वो 5 में से एक थे भारतीय, सतीश रायबुर्डे, 4 थे फॉरेनर्स, और उनको हमने ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के तहत जेल में भेजा है। दुनिया में पहली बार फॉरेन मिशनरीज जेल में गए, ऐसा हुआ है ना। इतना ही नहीं, मुंबई में मॉरिस सिरिल्लो का दादर शिवाजी पार्क में 3 दिन का प्रोग्राम लगा था, यही चंगाई सभा। हम अंधा देखने लगता है, बहरा सुनने लगता है, लंगड़ा चलने लगता है, उसके खिलाफ हमने पुलिस कंप्लेंट दायर की, क्योंकि ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट तब तक हमको मिल चुका था और उसके अनुसार ये गुनाह होता है, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो लेकिन पुलिस ने मुझे कान में कह दिया, पुलिस के साथ में मेरे बहुत अच्छे संबंध होते हैं, बार बार उनका ट्रेनिंग भी मैं करते रहता हूँ, तो उन्होंने कान में कह दिया कि सर ऊपर से मंत्रालय से डायरेक्ट दबाव है, हम एक्शन नहीं लेने वाले।
दूसरे दिन ये बात मुझे उन्होंने कही, दूसरे दिन कोर्ट खत्म होने के बाद में हमने कोर्ट को मूव किया, कोर्ट ने सुन भी लिया और उन्होंने रात को देरी से हमको आदेश दिया, पुलिस को, महाराष्ट्र सरकार को, पुलिस को आदेश दिया कि आपने तुरंत इनको अरेस्ट करनी चाहिए, कानून के तहत ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है जी। मैं मिलने गया पुलिस कमिश्नर जी से, उन्होंने एडिशनल कमिश्नर के पास भेजा। एडिशनल कमिश्नर मुस्लिम थे। पहले तो आधा घंटा वो मेरे साथ झगड़ते रहे कि आप हिंदू होने के कारण दूसरे धर्मों के खिलाफ काम करते हो, और उसके बाद में मॉरिस सिरिल्लो को, जो अमेरिकन नागरिक था, एक मिशनरी अमेरिकन था, उसको एरोप्लेन में बिठाकर बाहर भेज दिया। तीसरे दिन का उसका जो प्रोग्राम था, तब 10,000 से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए थे और मॉरिस सिरिल्लो ऑलरेडी भाग चुके थे। हमने कई मुस्लिम नागरिकों को जेल में भेजा। जी जी, हमने कई मुस्लिम, हाँ, कि आपका कहना ये कि आपने बहुत सारे मुस्लिम और बहुत सारे ईसाइयों को भी इस कानून के तहत जेल भिजवाया है, और किसी भी प्रकार का अंधविश्वास हो आप उसका विरोध करते हैं। जी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है, उनके खिलाफ एक्शन होने में कहाँ दिक्कत आ रही है? बेसिकली क्या है कि मैं तो आया था इंडियन साइंस कांग्रेस के लिए नागपुर में। आने के बाद मुझे पता चला कि राम कथा का प्रवचन है उनका 5 से 13 तारीख तक। तो मेरी पहली प्रतिक्रिया थी, तो राम कथा है तो बहुत अच्छी बात है, उसका खिलाफत करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है जी। लेकिन बाकी लोगों ने ध्यान में लाकर दिया कि वो दिव्य दरबार लगाते हैं, और ये दिव्य दरबार नागपुर में भी 7-8 तारीख को लगने वाला है। हमने दिव्य दरबार का अभ्यास किया। जैसे मैं अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का संस्थापक हूं, उसी ढंग से जादू टोना विरोधी कानून जो महाराष्ट्र में 2013 में बना, उसका हर शब्द मैंने फाइनल किया है। सभी पार्टियों को इसके लिए उनकी सम्मति प्राप्त करने के लिए कानून उन तक पहुंचाया है, और उसी के बाद में महाराष्ट्र में सर्वसम्मति से ये कानून बना है। ये पहले, उसके बाद में इसकी कमेटी गठित हुई, जादू टोना विरोधी कायदा प्रचार प्रसार अंमलबजावनी समिति, उसका मैं सह-अध्यक्ष हूँ 2014 से, और ये कमेटी के अध्यक्ष सामाजिक न्याय मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं, और बाकी पूरी सिस्टम होती है। तो उस कमेटी के सह-अध्यक्ष इस नाते से जब हमने सब स्टडी किया तो हमारे ध्यान में आया कि इसमें कानून का, दोनों कानून का, महाराष्ट्र का जो जादू टोना विरोधी कानून है और ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 केंद्र का कानून है, दोनों कानूनों का उल्लंघन हो रहा है। और महाराष्ट्र का कानून जो है वो बहुत ही कड़ा कानून है, बेलेबल यानी नॉन बेलेबल है, वो ठीक है, कॉग्निजेबल है। आपने उसकी शिकायत कर दी, उसमें शिकायत की। आपका कहना यह है कि आप पुलिस के साथ में आपके संबंध अच्छे रहते हैं। आपका कहना यह भी है कि आपका अनुभव है, आप ऐसे बहुत सारे लोगों को जेल भिजवा चुके हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करवा चुके हैं। आपका कहना यह भी है कि आपकी नजर में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी वैसा ही कोई काम कर रहे थे जैसा दूसरे लोग जिनको जेल भेजा गया वो कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में अब इनके खिलाफ एक्शन अगर आपने इनिशिएट किया है, तो मैं सीधे ये पूछना चाहता हूं कि आपको वहां पे दिक्कत कहां पे आ रही है कि इनके खिलाफ एक्शन नहीं हो पा रहा है जबकि दूसरे लोगों के खिलाफ हो गया था? क्या आपकी शिकायत कमजोर है? नहीं, शिकायत तो 100% कमजोर नहीं। उसका कारण ऐसा है कि महाराष्ट्र के सभी पुलिस अधिकारियों का ट्रेनिंग मैंने किया है 2015 में। 40 ट्रेनिंग्स हुए, सारे जिलों में हुए, बड़े अधिकारियों के ट्रेनिंग्स हुए, और कानून कहाँ लागू होता है, कहाँ नहीं लागू होता है, इसका सब मार्गदर्शन मैंने किया है। कानून की हर चीज मैंने तय की है, इसलिए मैं जानता हूं कि जादू टोना विरोधी कानून 100% लागू होता है। फिर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ऐसी है, अभी दिक्कत ऐसी है क्योंकि इस कानून को लागू करने वाली जो यंत्रणा है वो गृह मंत्रालय की यंत्रणा है, और यहाँ जो गृह मंत्री है हमारे, यानी देवेंद्र जी फडणवीस, जो नागपुर के पालक मंत्री भी है, उप मुख्यमंत्री भी है, वो वहां पर गए थे, यानी धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के प्रोग्राम में गए थे। तो उस कारण पुलिस पर शायद दबाव हो या फिर और कोई कारण हो, ये कारणों का पता कैसे चलेगा? मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भी कई बार जा चुके हैं। तो आपकी बात का मतलब क्या मैं ये निकालूं कि उनको पॉलिटिकल पैट्रोनेज मिला हुआ है? और उस पॉलिटिकल नहीं, वो नहीं निकाल रहा हूं मैं, वो नहीं निकाल रहा हूं। मुझे ये मालूम है कि देवेंद्र जी को अगर पता होता कि ये कानून के खिलाफ कुछ कर रहे हैं, मुझे ये भी पता है कि अगर उनको पता होता कि इसमें कोई ठगी हो रही है तो वहां नहीं जाते। तो ये बताइए, वो एक रामकथा का प्रोग्राम है, बड़ा प्रोग्राम है, इसलिए गए। हर पॉलिटिकल लीडर जाते हैं और उन्होंने जाना भी चाहिए क्योंकि उनको लोगों के वोट आखिरी में प्राप्त करने होते हैं। तो क्या इसलिए मैं उनके लिए दोष नहीं दे रहा। क्या देवेंद्र जी को अब नहीं पता है? ये पूरा इतना बड़ा नहीं, अब पता है जी।
नहीं, इसीलिए मैंने कहा क्या, इसमें दो चीजें सर, इसमें दो चीजें। पहली चीज ऐसी है कि शासन की ओर से क्या होने वाला है इसके आखिरी छोर तक मुझे जाना है जी। जैसे अभी मुंबई यानी नागपुर की पुलिस एक्शन नहीं ले रही है दिख रहा है, तो सबसे पहले मैं उनसे एक्सप्लेनेशन लूंगा कि आप क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं, वो कागज पर लाऊंगा। फिर इस कमेटी के अध्यक्ष वो महाराष्ट्र के अभी मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे हैं, उस कमेटी के अध्यक्ष जी के साथ में बातचीत होगी, उस मीटिंग में उनका क्या कहना है ये जान लिया जाएगा। गृह मंत्री इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी है, मेरे अच्छे मित्र भी है, तो उनके साथ बातचीत होगी, कानून की बारीकियों के बारे में चर्चा होगी, क्यों इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है इसके बारे में चर्चा होगी, क्या दिक्कत है इसके बारे में चर्चा होगी। और फिर जो शासन का निर्णय होगा जी, क्या इस चर्चा क्या में कहा, इस चर्चा में देरी कहाँ हो रही है, क्यों उसके लिए मुझे मंत्रालय जाना पड़ेगा। बातचीत करने में आपको समय क्यों लग रहा है? आपने क्या इसलिए कि उसके लिए कि इसकी एक प्रोसेस होती है जी, इसके लिए एक प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस को पूरा करना होता है। ये कोई मैं स्वतंत्र संगठन की ओर से बात नहीं कर रहा हूँ, शासकीय कमेटी है, तो इसलिए वो मंत्रालय में बैठक होगी, उनके साथ में बातचीत होगी। पहले मैं यहाँ से तो निपट लूं, अभी तो मैं नागपुर में पड़ा हूँ, यहाँ से निपट लूं, बाद में दिल्ली मुझे मंत्रालय वैसे भी हफ्ते में एक बार तो जाना ही पड़ता है, मुंबई में ही मैं रहता हूँ, तो वहां वे बातचीत होगी शांति से, शांति के वातावरण में, और फिर महाराष्ट्र सरकार क्या निर्णय लेती है इसके बाद में आगे की चीजें होगी। ये पहला हिस्सा हो गया। जो आपके हिसाब से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, अगर आपकी पूरी की पूरी जांच सही है, आपके निष्कर्ष सही है और आपकी शिकायत सही है, तो आपके हिसाब से अभी कम से कम महीने 15 दिन वो चैन की सांस ले सकते हैं। उनकी तरफ कोई सरकारी कदम उठता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि प्रशासन जिसको करना चाहिए, पुलिस प्रशासन को, उसने तो एफआईआर भी नहीं की है। हाँ, आप कह सकते हो या नहीं भी कह सकते हो, क्योंकि प्रशासन की ओर से मुझे इतना ही कहा गया है कि हम देख रहे हैं, अभी तक उन्होंने ना नहीं कहा है। तो देख रहे का मतलब मुझे समझता है, आपको भी समझता है, इसलिए अलग से बात करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन दूसरी ओर अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने उनको जो चुनौती दी है 30 लाख रुपए की, उसमें पैसा महत्व का नहीं है। ये जो दिव्य दृष्टि के उनके दावे हैं, उनके वीडियोज में ही उपलब्ध है। वे कहते हैं कि वे अपने आप चीजें जानते हैं, जैसे किसी का नाम जानते हैं, उनके पिताजी का नाम जानते हैं, इतना ही नहीं तो उसके साथ में उनकी उम्र जानते हैं, मोबाइल नंबर जानते हैं, और भक्तों के घर में जाकर वो चीजें देख सकते हैं कौन से अलमारी में कौन सी चीज रखी है। ये बहुत ही बड़ी क्षमता है। इंग्लिश में इसको इंट्यूशन कहा जाता है, इसको टेलीपैथी कहा जाता है, और कहीं भी जाकर देखकर आने की क्षमता को क्लेरोवैंस क्या कहा जाता है, हम इसको अंतर्ज्ञान कहते हैं या फिर दिव्य दृष्टि कहते हैं। ये क्षमता आज तक दुनिया में वो आपकी चुनौती वो स्वीकार तो कर चुके हैं, कह रहे हैं आ जाइए रायपुर में, हम कर देंगे साबित। सर जी, ये सब वीडियोस देखने के बाद ही मैंने आह्वान दिया जी। ऐसे भक्तों के सामने उस वातावरण में कुछ भी कुछ सिद्ध किया जा सकता है। आपको तो भक्तों का नाम मालूम करना, मान लीजिए इस प्लेटफॉर्म पे आपकी तरफ से हम ये प्रस्ताव उनको दें कि जो भी बातचीत होगी वो उनकी भक्तों की जमात में नहीं होगी, ये किसी एक अलग लाइव स्टूडियो में हो सकती है, या किसी एक लाइव अलग जगह पे हो सकती है जहां पे कैमरे लगे हों, तो आपको चलेगा रायपुर में? नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। उसका कारण है जी, मैं इस फील्ड में 40 सालों से काम कर रहा हूं, ऐसी जानकारी प्राप्त करने वाले कई बाबाओं को एक्सपोज कर चुका हूं। हम जानते हैं किस ढंग से जानकारी पहुंचती है, इसलिए हम ऐसा वातावरण तैयार करेंगे कि किसी भी हालत में वहां तक जानकारी ना पहुंचे। स्टूडियोज में क्या होता है मैंने पहले अनुभव किया है, कैसे विश्वास रख सकते हैं। ये चुनौती मेरी पर्सनल नहीं है, ये साइंटिफिक प्रोसेस की चुनौती है, जहां पर किसी भी हालत में उन तक जानकारी ना पहुंचे, इस ढंग से वातावरण तैयार करना पड़ेगा, यंत्रणा खड़ी करनी पड़ेगी, जिसे हम फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस कहते हैं। वो यंत्रणा तभी तैयार हो सकती है जहां पर पूरी तरह से पहले शर्तें मैंने लिखकर ऑलरेडी पत्रकारों को दी हैं, बाकायदा उस पर पहले स्टैम्प पेपर पर दोनों तरफ से साइन होता है, एक पंच कमेटी निश्चित होती है जो दोनों की मान्यता से होती है, जो तटस्थ होती है। शायद उसमें यानी रिटायर्ड जजेस रह सकते हैं, एखादे पत्रकार संघ के अध्यक्ष भी उसमें रहते हैं, लेकिन कोई भी जानकारी वहां ना पहुंचे। इसलिए आज के जमाने में आपके बारे में, मेरे बारे में छोड़िए, किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर आपको केवल पहला नाम भी पता चल गया, आप अगर टाइप कर ले, फोटो पर से आप उस व्यक्ति की पूरी जानकारी निकाल सकते हैं। यहां तक अपनी टेक्नोलॉजी विकसित हो चुकी है।
इसलिए उन तक जानकारी ना पहुंचे। इस ढंग का पूरा फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर ये लेकिन वैज्ञानिक सवाल प्रक्रिया सवाल हमको तो अमल में सवाल तो लानी आप होगी। पूछेंगे ना, सवाल तो आप पूछेंगे, सवाल आप खड़े करेंगे, नहीं, उसका सवाल जवाब पूछना उनको ही देना नहीं है सर जी, सवाल बिल्कुल पूछने नहीं है, सवाल ही नहीं है। चुनौती साफ है। ऐन वक्त पर आपके सामने 10 व्यक्ति रखे जाएंगे, उनके नाम, उनके पिताजी का नाम, उनकी उम्र और उनका मोबाइल नंबर आपको कहना है। पहली शर्तों में कौन सा सही मानेंगे, आधार कार्ड पर जो है वो सही मानेंगे, रजिस्टर्ड मोबाइल होगा वही सही मानेंगे, तो उसी ढंग से पहले शर्तें तय होगी। पास के कमरे में 10 चीजें रखी जाएगी, उसका बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग होगा और ये तो आप अपने उसकी सूक्ष्म पुलिस देह के की शक्ति से, अंतर्ज्ञान की शक्ति से वहां जाकर देख कर आइए। और 2 बार ये चुनौती रिपीट होगी। 2 बार इसलिए कि पहली बार गलती किसी से भी हो सकती है, इसलिए 2 बार ये चुनौती रिपीट होगी। दोनों बार अगर 90% करेक्टली महाराज जी बताते हैं तो हम मानेंगे कि उनमें दिव्य शक्ति है और दिव्य शक्ति सिद्ध होगी। अभी और उसके बाद में जो भी आगे की ये बातें हैं मैंने कह दी। ये काम तो कई जी, मेंटलिस्ट कर रहे हैं। एक लड़की के वीडियो बहुत वायरल हो रहे हैं, रूहानी वो शाह उसका मेंटली नाम है। जब सर जी, जी, तो सर जी, अगर अगर हो सकता है मैंने उन्होंने वो जब आर्ट सीखा था। मैंने जब ये काम शुरू किया, सबसे पहले मुझे जादूगरों के एसोसिएशन को ज्वाइन करना पड़ा, जादू अच्छा के अच्छा। ट्रिक्स मुझे समझना पड़ा, तब जाकर 40 सालों में इतने हजारों हमने एक्सपोज किए, एक भी बार फेल नहीं हुए। हम एक भी बार फेल होते तो हमें संगठन बंद कर घर में बैठना पड़ता था। जी ये आप ध्यान में रखिए। मेरे सामने वो मेंटलिस्ट आएंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी ट्रिक्स मुझे पता है ना। जी वो खुद ही कहते हैं कि ये सब ट्रिक्स है, क्या है, कैसा है। जी। इसलिए मैं कोई सवाल नहीं पूछने वाला, मैंने पहले ही कहा, नो सवाल। ये 4 चीजें हैं, अच्छा एक यहां बात पर कोई बताइए। एम्बिग्यूटी की जगह नहीं, जी जी। क्योंकि यहाँ अच्छा आधार कार्ड में जो नाम होगा, पिताजी का नाम होगा, उम्र होगी, कोई जगह ही नहीं है। वो आपने मेंटलिस्ट भी स्पष्ट यहाँ कर कुछ दिया। नहीं कर पाएंगे। जी, हाँ मैं ये जी, पूछना चाह रहा हूँ कि हमारे आप 40 साल से ये काम कर रहे हैं। इस बार जब आपने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चुनौती दी या घेरा या जो भी कहें, तो उस वक़्त इस तरह का एक पूरा वातावरण देश में बन गया उनके पक्ष में। बहुत सारी जानकारियाँ आपके बारे में तरह-तरह की, जैसे बताया कि आप ईसाई हैं, जैसे बताया कि आप चर्च से संचालित होते हैं, जैसे बताया कि आपका कोई एनजीओ है, उसको कहीं से फंडिंग होती है ईसाइयों की तरफ से। इस तरह की बातें आ रही हैं। तो ये जो हमले होते हैं आपके ऊपर, आपको एक धमकी भी मिली है, जैसा कि अखबारों में आया कि आपको जान से मारने की धमकी दी गई है। तो इस तरह का जो पूरा एक माहौल बनता है, 40 साल से आपने जब भी ये सवाल उठाए, तो ये पहली बार इतना बड़ा आपके ऊपर हमला हो रहा है या इस तरह के हमले होते रहे हैं और उनको आपने झेला है? सर जी, बात ऐसी है कि जब मैंने ये संगठन का काम शुरू नहीं किया था तो मेरे हर भाषण की केवल मुझे तारीफ मिलती थी, मेरे हर लेखन की मुझे तारीफ मिलती थी। जी। और जिस दिन ये काम शुरू किया उस दिन से मैं गालियां खा रहा हूं। इस ढंग के हमले पहले से होते आए हैं। हालांकि मैं ऑक्सफॉर्म नाम की जो फंडिंग एजेंसी होती है, उसके ऑक्सफैम, जी, अधिकारी के पोस्टिंग के लिए मैंने इंटरव्यू दिया था। जी, तो उन लोगों ने कहा था कि आप अधिकारी बनने के लायक नहीं है, आप बहुत अच्छे ढंग से सामाजिक काम करने वाले व्यक्ति हो, तो हम आपको चाहे उतना फंडिंग देंगे। उसके जी, 2-3 साल बाद मैंने ये काम शुरू किया। भिखारी जैसा हमने काम किया, लेकिन कभी भी फॉरेन फंडिंग आज तक नहीं ली, एक भी पैसे जी, की नहीं ली। केवल इसलिए नहीं ली कि इस ढंग के आरोप हो सकते हैं, इसलिए नहीं ली, नहीं तो हम ज्यादा स्मूथली काम कर सकते थे। दूसरी बात, मैंने सरकार से भी कभी पैसे नहीं लिए, क्योंकि मैं जयप्रकाश नारायण संगठन का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का प्रोडक्ट हूं। जेल में गया था इंदिरा गांधी का विरोध कर जब मैं विद्यार्थी था, 10 महीने मैंने जेल में गुजारे हैं। कहने का मतलब ऐसा है कि सरकार से पैसे लेना भी मेरे लिए बड़ी दिक्कत की बात थी। मैं उसके बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं। एक बार केवल 25,000 रुपए और एक बार 50,000 रुपए मुख्यमंत्री जी ने दिए थे तब के, वो भी एक विशेष प्रोग्राम के लिए। सरकार का भी फंडिंग नहीं लिया। जब जादूटोना विरोधी कानून बना, हमारे उप मुख्यमंत्री अजित जी पवार 16.5 करोड़ रुपए उन्होंने इसके प्रचार प्रसार के लिए मेरे संगठन को सैंक्शन किए। मैंने संगठन के लिए नहीं लिए वो पैसे, सरकार के पास ही रखे, सरकार के माध्यम से ये काम हो, मैंने आग्रह रखा। तो इस ढंग से मैं काम करते आया हूं, इसलिए आज तक कोई एक पैसे का आरोप नहीं कर सकता। फॉरेन फंडिंग तो बहुत दूर की बात है। मैं जन्म ये से तो हिंदू हूं, सबको पता है। जी, जी। ये तो तो इस ढंग इस के तरह के आरोप हमले हमेशा होते आए हैं, जी, आज भी हो रहे एक हैं। एक और तो ये इस तरह के आरोप हमले हुए। हमारे लिए नए नहीं है। इसको हम सब बहुत अच्छे ढंग से इसके जवाब देते हैं, क्योंकि हम अंदर बाहर से पूरी तरह से अपने आप को साफ रखते हैं। जी जी,
जी, पूछिए। अभी इसमें इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे कि आपने कहा तो एक तो मेरे ये पहलू ये हुआ कि आपके ऊपर सामाजिक हमले होंगे, इस तरह के मीडिया में हमले होंगे, आपकी छवि पे हमले होंगे। कुछ हमले आपके ऊपर व्यक्तिगत भी हो सकते हैं, आप आपके परिवार पे, आप पे। क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी बाबा की पूरी दुकान आपने बंद करा दी या किसी एक चंगाई सभा वाले की दुकानदारी आपने बंद करा दी हो, तो उन लोगों ने फिर आपसे रिवेंज लिया हो, आपसे बदला लिया हो? कुछ इस तरह की चीज़ें जैसे इस बार भी आपको जान की धमकी का आपका ही अपना ही शिकायत है आपकी, तो वो आ रही है, तो ये क्या पहले भी इस तरह कुछ हुआ है? ये तो बहुत बार ऐसा होने का प्रयास हुआ है। पुणे के बाल गंधर्व रंग मंदिर में डायरेक्टली अटैक कर कर मुझे मारने की कोशिश की गई, लेकिन हम सब लोग बहुत तैयार रहते हैं। जो लोग मारने के लिए आए थे खुद मार खाकर वहां से भागना पड़ा उनको। वो एक अपवाद प्रसंग मेरे पूरे जीवन में है। हम जिस ढंग से काम करते हैं लोगों को ये अवसर ही नहीं मिलता, क्योंकि लोग साथ में बहुत जुड़े हुए होते हैं। यानी कहने का दाभोलकर मतलब का अगर मामला है हमारे एक महाराष्ट्र में, दाभोलकर साहब ने भी आप ही की जी जी तरह जी अंधश्रद्धा, अंधभक्ति जी के खिलाफ काम किया, रेशनल वही वही मूवमेंट के बात लिए मैं आपके किया सामने रखने वाला और था। वो वही बात मैं आपके उनकी सामने हत्या रखने हो वाला था। जाती है, उनकी हत्या हो जाती है, तो उस स्थिति वही बात में मैं आपके आप सामने रखने वाला हूँ। क्या जी, जी, तो क्या आपको लगता है कि जी कभी इस तरह से जो है ये एक रिस्की जॉब है? सर, ये रिस्की जॉब तो जब से काम शुरू किया तब से है। दाभोलकर जी ने 2 साल मेरे संगठन में मेरे साथ में काम किया है, उसके बाद में उन्होंने स्वतंत्र काम करना शुरू किया। लेकिन सबसे ज्यादा अटैक जिन लोगों ने ये हत्याएं करवाई है की है, उनसे ऊपर मैंने सबसे ज्यादा अटैक किया है। मेरा नाम जी, दाभोलकर जी का नाम हिट लिस्ट में था ही। जी, पहला नंबर दाभोलकर जी का लग गया, उसके बाद में गोविंद जी पानसरे का मर्डर हुआ महाराष्ट्र में, उसके बाद में गौरी लंकेश, और उसके पहले कलबुर्गी, और बाद में गौरी लंकेश। ये 4 मर्डर्स इन लोगों ने किए हैं। ये मर्डर होने के ही दिन से मैं कह रहा हूं, और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बाद में वो सिद्ध हो चुका है। तो कहने का मतलब ये कि मुझे इसकी पूरी जानकारी है, क्या मेरा हो सकता है इसकी मुझे जानकारी है, और इसीलिए महाराष्ट्र सरकार ने मेरी सुरक्षा की व्यवस्था पहले से की है। पहले से मुझे वाई प्लस सुरक्षा है, और अभी जो आपने सुना है, तो ये रिस्क तो पहले से है, ये जानते हैं। और ये जानकर इतने सालों से मैं और मेरे सभी के सभी साथी काम कर रहे हैं, और इतनी ताकत से काम कर रहे हैं। 40 सालों में हमारे एक भी बार कभी पराभव नहीं हुआ, हमारी बात झूठी साबित नहीं हुई। जी 40 साल में आपकी बात झूठी साबित नहीं हुई। सोशल मीडिया पे अगर मैं एक पोस्ट लिखता हूँ, एक वीडियो में अगर कुछ खुल के बोलता हूँ, तो मेरे साथ मेरे जुड़े हुए लोग, मेरे परिवार के लोग, मेरे शुभचिंतक, मेरे मित्र कहते हैं कि भाई खतरा मोल मत लीजिए, माहौल खराब है, ऐसी परिस्थितियाँ हैं। तो क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप इस तरह की चीज़ें जब आप करते हैं, तो आपके परिवार ने आपको रोकने की कोशिश की हो कि आप उस तरफ मत बढ़िए, उस तरफ मत जाइए, क्यों खतरा मोल ले रहे हैं, क्या आवश्यकता है? हम लोगों के बारे में सोचिए, कभी बच्चों ने कहा हो कि हमारे बारे में सोचिए, अब क्या ज़रूरत है? इतने सालों से भई ये आज का आंदोलन नहीं है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, आप ठीक अलग तरह से कर रहे हैं। तो अंधविश्वास के खिलाफ बहुत समय से आंदोलन हो रहा है, समाज तो बदल नहीं रहा है। तो क्या कभी इस तरह की कोई निराशा आती है, परिवार की तरफ से कोई प्रेशर आता है? मैं अपने कॉलेज जीवन से ही बहुत अलग से काम करने वाला व्यक्ति था, कभी माता पिता का सुना नहीं। उन लोगों तो आदत हो चुकी थी, और आगे ये सवाल अच्छा, ही नहीं है, क्योंकि इसी ढंग से मैं हूं सबको पता था। इसलिए मुझे घर से या किसी चीज से कोई प्रेशर कोई डालने की कोशिश नहीं करता। वो सब मान चुके हैं कि ये आदमी इसी ढंग से कुछ तो भी करता रहेगा, इसी ढंग से ही जीने वाला है। जी, जी। दूसरा सवाल आपने जो पूछा कि लोग बदले नहीं, मैं तो बहुत अलग अनुभव करता हूँ। मैंने जब महाराष्ट्र में ये काम शुरू किया 1982 में, तो केवल हमारे 11 जिलों में ही चमत्कार करने वाले 200 से ज्यादा बाबा थे। और मैंने किसी के मुंह से कॉन्फिडेंटली 280 यानी 2080 तक, सॉरी 1980 तक कभी भी किसी के मुंह से कॉन्फिडेंटली ये नहीं सुना था कि इस दुनिया में भूत नहीं होता है, मंत्र तंत्र नहीं होते, चमत्कार झूठे होते, भविष्य सच नहीं होता है। ये कभी नहीं सुना था। आज आप अगर महाराष्ट्र के किसी भी गांव में जाओगे, तो आपको कम से कम 2-4 लोग मिल जाएंगे कि ये सब झूठा है, ये कॉन्फिडेंटली कहने वाले। जी, आज पूरे महाराष्ट्र में एक भी चमत्कार करने वाली कोई व्यक्ति बची नहीं है। बाहर के लोग आते हैं, वो चमत्कार करने का दावा करते हैं। महाराष्ट्र के अंदर का कोई चमत्कार करने का दावा नहीं करता है। इतना डिफरेंस तो हम डेफिनेटली देख रहे हैं। मैं कर सकता हूं कि हमारे मूवमेंट के कारण कई लाख लोग बदल चुके हैं, ये तो डेफिनेटली कह सकता हूं। मेरे सभी के सभी कार्यकर्ता जो आज मेरे साथ लड़ रहे हैं,
उनमें 99.99% लोग सभी अंधविश्वासी थे। पे उसके बाद में वो कार्यकर्ता बने, मेरे जैसे ही थे, मैं भी अंधविश्वासी था, वो भी अंधविश्वासी। तो ये सब बदलाव बड़े पैमाने पर हम देख रहे हैं। और महाराष्ट्र में प्रेरणा स्रोत काफी है। जब भी थोड़ी बहुत निराशा आती है तो मैं हमेशा याद करता हूं सावित्रीबाई फुले। भाई वो बहुत अमीर औरत थी, क्या जरूरत थी उसको? वो जब बच्चियों को पढ़ाने के लिए स्कूल जाती थी तो जाते वक्त लोग उसको वेश्या कहते थे, उल्टा कहते थे, मराठी में उल्टा शब्द है, उसको वेश्या कहते थे। इतना ही नहीं तो उनके ऊपर कीचड़ उछालते थे, उनको 2 साड़ियां लेकर जानी पड़ती थी, एक बैग में ले जाकर पढ़ते थे। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी, लड़कियों को पढ़ाया। इसलिए मेरी माँ जो 90 साल की, वो पढ़ी लिखी है, हम सब पढ़े लिखे हैं। वो अगर उन्होंने नहीं किया होता तो क्या हमारी पूरे भारत की बच्चियां पढ़ी होती? तो कहने का मतलब ऐसा है कि इतने प्रेरणा स्रोत महाराष्ट्र में है। मेरे पिताजी खुद भूदान आंदोलन के कार्यकर्ता रहे हैं। विनोबा जी से लेकर अजय प्रकाश नारायण तक सब लोगों को मैंने बहुत नजदीक से देखा है, अनुभव किया है। और भी बहुत बड़े बड़े सामाजिक कार्यकर्ता है, बाबा आमटे से लेकर कई लोग हैं। तो इसलिए मैं इतने बड़े बड़े लोगों को और उनको त्याग करते हुए देख रहा हूं, तो मुझे इस बारे में कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती है। इनमें से कई लोग वो जान लेने की तैयारी से भी काम करते आए हैं, हम में से कुछ साथियों की जान भी गई है, तो ठीक है। लेकिन उसके सवाल तो द्वारा आपने जो बदलाव होते हैं, उसी जी के जी कारण समाज अच्छा बनता है। ये इतना दृढ़ निश्चय है और इतनी अच्छी प्रेरणाएं मेरे लिए उपलब्ध है जी। कि मुझे कभी इस बारे में निराशा नहीं आती। इसी बात को मैं दूसरे तरीके से आपसे समझना चाहूंगा कि 40 साल काम करने के बाद आज आपको क्या लगता है, कौन सी चुनौतियां और बाकी हैं, कौन से काम ऐसे बाकी हैं जो अभी और करने की जरूरत है? ये पूरा 40 सालों से जो प्रयास हमारा चल रहा है वो है साइंटिफिक टेम्पर निर्माण करने की कोशिश करना, लोगों में साइंटिफिक टेम्पर का, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का फैलाव करना। जी 51 के तहत हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने साइंटिफिक टेम्पर, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, रिफॉर्म और ह्यूमैनिटी, ये 4 मूल्य फैलाने की जिम्मेदारी सौंपी है। वो हम काम कर रहे हैं, मेरी शासन की कमेटी भी वही काम कर रही है। मेरे लिए सबसे महत्व की बात क्या है, मैं किसान परिवार से हूं। जी पहली बार इस दुनिया में कई हजारों साल बाद इंसान कर हमको महत्व मिला है। इक्वेलिटी की कहीं आशाएं जगी है, जी लिबर्टी पहली बार मिली है, जी और फ्रैटर्निटी हमारे कल्चर का बहुत महत्व का अहम हिस्सा रहा है, बंधुता। जी और भाईचारा। जस्टिस जो कभी चंद लोगों के लिए उपलब्ध था, ठीक है, अच्छा है, बुरा है, लेकिन सबके लिए आज उपलब्ध है। जी इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो मूल्य, ये 4 मूल्य है, वो पहली बार हमें मिले। महात्मा गांधी से लेकर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की सकली पूरी की पूरी स्वतंत्र आंदोलन और उसमें बाबा साहब का योगदान, इस सब के जी कारण ये प्राप्त हुए। तो जी ये मेरे लिए इतने महत्व के है कि उसके लिए चाहे उतनी लड़ाई करने के लिए मैं तैयार हूं। नहीं, मेरा प्रश्न ये था कि हालांकि अभी कौन इंदिरा सी गांधी चुनौतियां हमारी बची हीरो हुई थी। है? जी, नहीं, मेरा इंदिरा प्रश्न ये है कि गांधी अभी हमारी कौन सी हीरो चुनौतियां थी। बची हुई? जी जी तो इंदिरा गांधी हीरो होने के बावजूद उन्होंने जब इमरजेंसी लगाई तो मैं विद्यार्थी था, उसके खिलाफ आंदोलन किया, जेल में गया। जी आज तो ये चुनौतियां बहुत बढ़ गई हैं। इसलिए ये मूल्य फिर से एस्टेब्लिश करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण के फैलाव की और ज्यादा जरूरत है। इसलिए मेरे जैसे व्यक्तियों ने, आप जैसे व्यक्ति ने डटकर काम करना चाहिए, ऐसा मैं मानने वाला व्यक्ति हूँ। एक एक धारणा और भी है कि एक धारणा का एक मान्यता है, मान्यता स्थापित सिद्धांत है, बल्कि ये मान्यता नहीं, कि जितनी ज्यादा अभाव होते हैं, जितनी अनिश्चितता होती है, उतना ज्यादा व्यक्ति अंधविश्वासी होता है, उतना ज्यादा व्यक्ति कुछ विज्ञान की सीमा से परा, ऊपर जाके, परावैज्ञानिक भी कहना ठीक नहीं होगा, शक्तियों में और चमत्कारों में विश्वास करने लगता है। जब आदमी के आस छोड़ने लगता है, जब उसको लगता है कि पता नहीं क्या होगा, ऐसी स्थितियों में वो जाता है, कभी मंदिर में जाता है, कभी मस्जिद में जाता है, कभी गिरजे में जाता है। तो क्या आपको लगता है कि हमारे समाज में अगर इसको दूर करना है, तो जो अभाव हैं अगर उनको दूर किया जाए, अनिश्चितता को दूर किया जाए, तो शायद धीरे धीरे साइंटिफिक टेम्परामेंट आ जाएगा। डरा हुआ आदमी क्या विज्ञान की बात कर रहे हो, उसको लगेगा भैया मेरा तो एकमात्र रक्षा जो है यही जो मंत्र में पढ़ता हूँ, या जो भी मैं पढ़ता हूँ, जो भी चीज है वो पढ़ता हूँ, वही मेरी रक्षक है, ये मैं कैसे छोड़ दूं? हम लोगों की ये लोकप्रिय मान्यता है कि अंधविश्वास गरीबी के कारण, अभाव के कारण फैलते हैं। हाँ, मैं सुरक्षा के साइकोलॉजी का कारण। बहुत अच्छा अभ्यासक हूँ। मैं साइकोलॉजी का असुरक्षा बहुत के अच्छा कारण। अभ्यासक हूँ। जी हाँ, इसलिए ये सच नहीं है। सच ये है कि अंधविश्वास हमारे संस्कारों के कारण होते हैं।
साइंटिफिक टेम्पर ना पनपे, इसी ढंग से अंधविश्वास हमारे मन में डाले जाते हैं। ये जो साइंटिफिक टेम्पर है वो हमारे तार्किक बुद्धि का हिस्सा है। तार्किक बुद्धि के कारण ही साइंटिफिक टेम्पर निर्माण होता है, जो हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर का हिस्सा है ब्रेन के। लेकिन हमें बचपन से सिखाया जाता है कि विचार करने की आपको आवश्यकता नहीं है, जो चीजें कही गई उसको जैसे के वैसे स्वीकारो। इसलिए हमारे देश के बड़े बड़े साइंटिस्ट, सबसे बड़े अब्दुल जी कलाम का उदाहरण है। मुझे बहुत आनंद हुआ कि हमारे देश के राष्ट्रपति बने, लेकिन उनका पहला काम था पुट्टपार्थी के सत्य साई बाबा का दर्शन लेना, जो भारत सरकार का एरोप्लेन लेकर गए थे। अब मुझे बताइए, जो आदमी जादूगरी करता है, जिसके चमत्कार मैंने 82 से सब लोगों के सामने बार बार करते आया हूं, उसी का दर्शन लेने के लिए इतने बड़े साइंटिस्ट, जो सच्चे साइंटिस्ट, जिन्होंने सही माने में बहुत ही सुंदर तरीके से संशोधन किए, जगन्मान्य साइंटिस्ट है। तो ये उदाहरण आपको बार बार मिलेंगे। इसके पीछे का कारण ऐसा होता है कि हमें बचपन से सिखाया जाता है, हमारे दिमाग में ये बात डाली जाती है कि साइंस है वो सच है, तार्किक बुद्धि है वो भी सच है, लेकिन जहां विज्ञान खत्म होता है, तार्किक बुद्धि खत्म होती है, वहां से एक क्षेत्र शुरू होता है, जिसे हम अध्यात्म कहते हैं, जिसे हम धर्म कहते हैं। और इसलिए वहां पर अपना दिमाग लगाने का नहीं, ये अगर हमने ही अंदर से ठान लिया तो हम वहां तार्किक बुद्धि का उपयोग नहीं करते। और साइंटिफिक टेम्पर जगाने का मतलब इतना ही है कि तार्किक बुद्धि का उपयोग, जो अपने ही ब्रेन का हिस्सा है लेफ्ट हेमिस्फीयर, उसका हर क्षेत्र में उपयोग करना है। तो हर आपका जो क्षेत्र में विजय अगर हम है, उपयोग करेंगे जी। तो मेरे हिसाब से मैं आपका अगर एक संदेश मान के चलूं, इन बातों का निचोड़ निकाल के देश के लोगों के लिए, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए, कि भैया अपनी दिखावे पर मत जाओ, अपनी अकल लड़ाओ। जी, वेरी करेक्ट। अपना दिमाग वेरी करेक्ट हमेशा इस्तेमाल करो, जी। जो सामने दिख रहा है उसके जी आंख बंद करके भरोसा मत करो। और ये मामला जी सिर्फ तार्किकता पे नहीं आता है, तर्कशास्त्र पे नहीं आता, ये मामला हर जगह आता है। सोशल मीडिया पे आप देखते हैं वायरल पोस्ट आती हैं, दूसरी जगहों पे आप देखते हैं तरह तरह से जी जितनी भी झूठी चीजें हैं, जितनी भी भ्रम में डालने वाली चीजें हैं, वो तब ही आप पे हावी हो पाती हैं जबकि आपका दिमाग आप इस्तेमाल नहीं करते। और वो जी किसी भी तरह की जानकारी आ सकती है, सही आ सकती है, गलत आ सकती है। बिल्कुल, और वेरी करेक्ट। मानव साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, वो चैनल पे आए और मैं ये थोड़ा सा संदेश 1 मिनट लूंगा आपका सर जी, जी 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 अगर संभव है तो 1-2 मिनट ले सकते नहीं, हैं। जरूर जरूर, बहुत समय सर, सारा समय आपका है। हाँ जी जी। तो मैं इसलिए इसका समापन करना चाहूंगा गाडगे महाराज की एक छोटे से किस्से से। जी गाडगे महाराज पूरी तरह से अनपढ़ थे, जी एक भी क्लास नहीं गए थे। जी वो लोगों को पूछते थे तू कौन भाई रे, यानी तू कौन है रे। लोग कहता था मैं महार हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं मराठा हूं। फिर गाडगे महाराज पूछते थे अरे इसको भी 2 पैर, ब्राह्मण को भी 2 पैर, मराठा को भी 2 पैर, मुझे लगा ब्राह्मण है तो 4 पैर होंगे। फिर गाडगे महाराज समझाते रहे कि हर एक को 2 पैर है, 2 हाथ है, 2 आंखें हैं। अरे ये जातियां भगवान ने नहीं निर्माण की। भगवान को अगर ये जातियां निर्माण करनी होती तो हर एक को अलग अलग पैर देते, अलग अलग आंखें देते। ये जातियां इंसान ने निर्माण की है। आज के बाद अगर आपको पूछा जाएगा कि आप कौन हो तो क्या कहोगे, मैं मानुस हूं, मैं मानुस हूं, मैं मानुस हूं। कितनी सुंदर बात तार्किक दृष्टि से उन्होंने लोगों तक पहुंचाई। एक बार वो गए थे जहां पर तीर्थ स्थल था, वहां पर कुछ लोग पिंडदान का प्रोग्राम कर रहे थे नदी के किनारे। महाराज जी को बहुत भूख लगी थी, यानी गाडगे महाराज को। वो पंडित के पास गए, पंडित जी मुझे बहुत भूख लगी है, मैं भात खाऊं क्या। वहां भात रखा था। पंडित जी चिढ़ गए, वो बोले, ये बोले भात नहीं ये पिंड है। ये पिंड क्या होता है जी। उन्होंने बताया कि इनके पिताजी जो गए स्वर्ग में, उनके लिए यहाँ पिंड रखा है। गाडगे महाराज आर्गुमेंट करते, स्वर्ग वहां पर, भात यहाँ पे, उनको क्या उपयोग इनके पिताजी को, मुझे बहुत भूख लग जी है, मैं भात खाता हूं। तब गाडगे महाराज को पंडित जी कहते, ए वेड़े, यानी पागल आदमी, अरे मैं मंत्र बोल रहा हूं। मंत्र बोलने के बाद ये जो पिंड है वो स्वर्ग में उनके पास जाकर पहुंचता है। फिर बहस हुई कि स्वर्ग कितना दूर है, करोड़ों मील दूर तय हुआ। गाडगे महाराज बड़बड़ करते करते नदी के पात्र में गए, उन्होंने पानी उछालना शुरू किया, सबके ऊपर पानी उड़ने लग गया। लोग चिल्लाने लगे, ए बेड़िया पागल आदमी, पानी मत फेंक। मैं पानी नहीं फेंक रहा हूं। फिर क्या कर रहा है रे, मैं अपने खेती को पानी दे रहा हूं। तेरी खेती कहाँ है रे, है ना अमरावती जिले में, कितनी दूर है रे, 400 मील दूर है। लोग समझाने लगे, अरे हाथ से पानी फेंक रहा है, 10 फीट जाएगा, 15 फीट जाएगा, 400 मील कैसे दूर जाएगा। तब गाडगे महाराज कहते हैं,
नहीं बुआ, मुझे लगा कि भज्जी बुआ ने मंत्र बोला तो करोड़ों मील दूर चावल जाता है, तो मैं भी हाथ से पानी फेंकू, भगवान का नाम लूं, भगवान के मंत्र बोलूं, तो मेरा भी पानी 400 मील दूर जाएगा। ये इस ढंग से एक अनाड़ी आदमी ने, जिसने पैसे पैसे इकट्ठा कर कर स्कूल खोले, कॉलेजेस खोले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को हॉस्टल खोल कर दिया, ऐसा एक व्यक्ति जिसकी इच्छा थी कि लोग सीखेंगे पढ़ेंगे तो अंधविश्वास के बाहर आएंगे, लेकिन हमने अपना दिमाग चलाना ही छोड़ दिया। ये जो दिमाग चलाने की बात है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात है, एक अनाड़ी हमको सुझा रहा है, सिखा रहा है कि किस ढंग से अपने दिमाग का उपयोग करना चाहिए। वो अगर हम अपने दिमाग का उपयोग करना शुरू करेंगे, जैसा आपने कहा हर क्षेत्र में, इवन फेसबुक की पोस्ट हो उसके बारे में भी, तो फिर सही माने में वैज्ञानिक दृष्टिकोण इस देश में निर्माण होगा और पूरा का पूरा यूरोप पूरे दुनिया पर राज कर पाया। उसके पीछे वहां पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का ये कारण। आपकी बात की पुष्टि के लिए मैं कहूंगा भी हाल में मैंने एक सर्वे पढ़ा था कि सबसे ज्यादा जो पढ़े लिखे लोग हैं और खासतौर पे साइंस की एजुकेशन वाले लोग हैं, वो अपना साइंटिफिक टेम्परामेंट इतना कम है उनका कि जो व्हाट्सएप पे आने वाली फेक पोस्ट हैं उसको सबसे ज्यादा वही लोग आगे बढ़ाते हैं। जी बिल्कुल सही बात है। बातचीत को खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम सिर्फ इस बार चर्चा है, दूसरी चीजें इसमें जुड़े अलग बात है, लेकिन मौके मौके पर जब भी विषय आएंगे मैं चाहूंगा कि चैनल पे आप आते रहें और आपसे बातें की जाती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। जय हिंद।